नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को लगातार देखिए और जितना बने आप कमेंट करके बताइए कि दिए गए प्रश्नों में हमने कुल मिलाकर के इतने प्रश्न को सॉल्व किया है और ये हमारे सही गए हैं। ठीक है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पेपर में तो आपका दिमाग और आपने जितनी मेहनत की है उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। समय न गवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारा सिंबल है, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल पे टेक्निकल अड्डा सर्च करना है, ठीक। वहाँ पर जा कर के आप इस पूरे प्रश्न की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ही इंक्लूड किए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, यदि दिए गए परिपथ में R3 का मान दोगुना हो जाता है तो दिए गए वोल्टेज में Vs के लिए निम्न में से कौन सा मान सत्य है। ऑप्शन है I3 आधा हो जाएगा, I2 और I3 दोनों आधे होंगे, I2 अप्रभावित रहेगा, सभी धारा प्रभावित रहेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी धारा प्रभावित। एक सेकंड रुकिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी धारा प्रभावित होंगी। प्रश्न नंबर दूसरा, एक विद्युत हीटर की सीमा को 100 वाट और 250 वोल्ट निर्धारित किया गया है। इसके द्वारा ली गई धारा और तापन तत्व का प्रतिरोध होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 0.4 ओम से लेकर 6.25 एम्पियर धारा है, 625 ओम 0.4 एम्पियर, 62.5 ओम 4 एम्पियर और 40 ओम 62.5 एम्पियर। आपने इसका एक आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 62.54 एम। देखिए, यहाँ पर पावर दिया हुआ है 1000 वाट, ठीक है, और वोल्ट दिया हुआ है 250, है ना। आप भी जानते हैं P बराबर V²/R होता है, यानी 250 का स्क्वायर बटे R प्रतिरोध कितना है आप R निकाल सकते हैं यहाँ पे, और पावर की वैल्यू दे रखा है 1000, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। 1000 बराबर आप इसको लिख सकते हैं 250 का स्क्वायर बटे R, तो R आपको मिल जाएगी 62.5 ओम, ठीक है। अब आप उसमें देख लीजिए, ऑप्शन में 62.5 ओम ये दिया है, आप इसी को क्लिक कर दीजिए, ठीक। या I बराबर, अब करंट निकालना है यदि आपको, तो I बराबर √P/R से आप करंट निकाल लीजिए ना। यानी P की वैल्यू 1000 दिया है, ये सभी का है, मतलब ऐसे। तो P की वैल्यू कितनी दिया है 1000 और 62.3, तो इसमें करंट आपकी समथिंग 4 एम्पियर करंट आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको इसका आंसर देना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आकृति में C1 के आर पार वोल्टेज कितना होगा। देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर 1 है 1 माइक्रोफेरेड का, और दूसरा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, और इनके बीच 300 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है ना। ऑप्शन है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 150 वोल्ट और 300 वोल्ट। यदि आपको इसकी जानकारी, कैपेसिटर को जब कभी सीरीज में लगाते हैं तो 1/CT से लगाते हैं, मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 से लगाते। और एक फार्मूला आपने और भी पढ़ा था, Q बराबर होता है C/V, C बराबर Q/V, ये भी आपने एक फार्मूला पढ़ा था। अब इसमें इसको समझ करके आपको आंसर देना है। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 200 वोल्ट। तो इसमें से आपको करना क्या है, देखिए, VC1 शॉर्ट में बता देता हूँ, C2/C1 प्लस C2, है ना। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे 1 + 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा VC1 का मान हो जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है। ये फार्मूला है, आप किससे लगाएंगे, V प्रोपोर्शनल 1/C से। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए परिपथ में टर्मिनल ए और बी लघु परिपथ है, मतलब शॉर्ट सर्किट है, बैटरी से खींची गई धारा कितनी होगी, है ना। ये आप टर्मिनल देख रहे हैं, ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, और जो कि ये इस सप्लाई के द्वारा, मतलब इस रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, और इन्हीं के बीच में एक बैटरी को लगा दिया गया, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होगी, इसमें करंट निकालने के लिए आप क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, I बराबर V बटे आर का इस्तेमाल करेंगे या 2V बटे आर का इस्तेमाल करेंगे, V बटे 2R का इस्तेमाल करेंगे या शून्य। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2V बटे आर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 रेजिस्टेंस श्रेणी में लगे हैं, है ना, और एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया गया है और एक दो को शॉर्ट कर दिया गया है ना। अब इनके बीच ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये किस सूत्र से निकाला जाएगा, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। इसको करने के लिए सबसे पहले आप, यदि अपन इसको एक हिसाब से देखा जाए, यदि खींचा जाए तो ये पता है किस तरह का चित्र बनेगा। एक चित्र ऐसे डेल्टा टाइप का एक चित्र बन जाएगा, है ना, ये, हाँ। और एक चित्र मतलब एक रेजिस्टेंस जो है, मतलब 2 रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और बाकी डेल्टा टाइप कनेक्शन, हाँ। अब इसमें सूत्र जो बनेगा 3R बटे 5, इसका जो राइट आंसर होगा 3R बटे 5। अगला प्रश्न है, परिपथ I का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से 3 वोल्ट सप्लाई गई, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 9 ओम का रेजिस्टेंस है, और करंट जो बह रही है 2 एम्पियर करंट बह रही है। मतलब I का मान हमें मालूम है ना, रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है और V का मान आपको मालूम। इसमें से आपको राइट आंसर निकालना, हालांकि ये KCL टाइप का दिख रहा होगा। KCL आपने सुना होगा, किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम मेश का नियम के नाम से भी जानते हैं। एक सेकंड देखिए, ये एक प्रकार से एक तरफ से करंट इधर आ रही है और एक करंट आपकी इधर जा रही है ना, तो ये एक प्रकार से कहना चाहिए KCL का नियम लागू हो रहा है ना। KCL KVL आपको मालूम है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। KCL को मेश का नियम कहते हैं और KVL को आप कहना चाहिए किरचॉफ का वोल्टेज नियम, मतलब सभी वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो क्या होगा इसमें, इसका जो राइट आंसर होगा 1 एम्पियर, है ना, मतलब 3 माइनस V बटे 6 प्लस 2 बराबर V बटे 9, इस तरह से निकालेंगे तो आपको 1 एम्पियर की धारा पता चल जाएगी। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर तो KCL का पूरा प्रश्न ही आ गया है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से धारा आ रही है 2.5 एम्पियर, यहाँ से धारा अंदर की ओर आ रही है 4 एम्पियर, यहाँ से धारा बाहर की ओर जा रही 2 एम्पियर। मतलब किसी भी जंक्शन या नोड पर आने वाली धारा और तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये कि KCL का फार्मूला है। अब आपने देखा होगा कि एक तरफ आने वाली धारा होती है और दूसरी तरफ जाने वाली धारा होती है ना। आने वाली धारा को हम एक तरफ कर लेते हैं 2.5 और 4, है ना, ये प्लस में रहेंगी, और जो बाहर जा रहे हैं उसको माइनस में कर देते हैं। तो बाहर में I3 जा रही है, यानी 2 इधर कर देते हैं, तो 4 2 6, 6.5 में 2 माइनस हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 एम्पियर। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। अगला जो प्रश्न है, अच्छा ये तो हो गया है 2V बटे आर, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्टार परिपथ में, है ना, स्टार कनेक्शन में R/2 प्रतिरोध का तत्व होता है, समतुल्य डेल्टा तत्व क्या होंगे, है ना। स्टार में R/2 होता है, तो डेल्टा में क्या होंगे, ये प्रश्न हमारे पास है ना। आपने इसका जो राइट आंसर लगा लिया होगा। अब मैच करिएगा कि क्या ये प्रश्न आंसर हमारा सही है कि नहीं है। इसका जो राइट आंसर है, डेल्टा में 3/2 R होगा। कितना होगा? 3/, यदि R/2 स्टार में है तो डेल्टा में 3/2 R होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक गैर रैखिक परिपथ मापदंड है? गैर रैखिक परिपथ मापदंड है ना। एक रैखिक परिपथ होता है और एक गैर रैखिक परिपथ होता है दोस्तों। रैखिक परिपथ वे तत्व हैं जो वोल्टेज और करंट वोल्टेज और करंट के साथ मापदंड में परिवर्तित नहीं होता है ना। मतलब वोल्टेज और करंट का जो मापदंड है उसमें परिवर्तित नहीं होता है। कौन कौन नहीं होता? जैसे आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, है ना। आर एल सी ये कौन से कहलाएंगे? ये रैखिक कहलाएंगे। और जिनका मापदंड परिवर्तित होता रहता है वोल्टेज और करंट की वजह से, तो जैसे डायोड ट्रांजिस्टर ये गैर कहलाते हैं। अब ऑप्शन में देते हैं इंडक्टर, प्रेरकत्व, है ना, इंडक्टेंस, संधारित्र, कैपेसिटर और तार कुंडली प्रतिरोधक या ट्रांजिस्टर। तो इसमें से डायोड और ट्रांजिस्टर में कोई ऑप्शन होता तो वही हमारा गैर रैखिक परिपथ मापदंड कहलाता। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में Vs सप्लाई वोल्टेज क्या है ना। Vs क्या है? यहाँ पर देखो, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। 2 और 4 ओम जुड़ जाएंगे, चूँकि सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा दोस्तों 6 ओम हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे। अब क्या निकालना है? V बराबर आई आर। आर है हमारे पास 6 और वोल्टेज है हमारा कितना, करंट कितनी है, 8 वोल्ट तो हमारा यहाँ पर ये दे दिया गया है ना। तो करंट निकाल लो, 8/4 इसका निकालना है। तो 8/4 यानी 2 एम्पियर। और आई आर से निकाल लीजिए 2 गुणे 6 यानी 12। इसका जो राइट आंसर होगा 12 वोल्ट। नहीं समझ में आया? पहले आप V बराबर आई आर कर दीजिए। I बराबर V/R। वोल्टेज दिया है 8, करंट प्रतिरोध दिया है 4, तो 2 एम्पियर करंट आ गई। अब निकालना है क्या? सप्लाई वोल्टेज। तो V बराबर आई आर में मैंने वैल्यू रख दिया, 6 गुणे 2 बराबर 12। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है, ये तो हो गया है 3/2 R। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर रैखिक परिपथ मापदंड है? तो ये भी ट्रांजिस्टर है। रिपीटेड प्रश्न आ गए हैं, कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज भी गेन होती है। एक टर्मिनल जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे हम किसे नाम से जानते हैं ना। मतलब ये देखिए, ये एक भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये बिंदु को हम क्या कहते हैं? यही प्रश्न है। नोड, टर्माइन्स, एनोड या इनमें से कोई नहीं। आप देखिए, समझिएगा, इसे हम नोड के नाम से जानते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? नोड एक ऐसा नेटवर्क है, ऐसा बिंदु है जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं एक दूसरे से मिलती, है ना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको देते हैं। नोड ऐसा नेटवर्क या ऐसा बिंदु जहां 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़े होते हैं। अब शाखा क्या है? देखिए, ये नोड है, इसको हम नोड कहेंगे, इसको हम नोड कहेंगे, मगर ये ब्रांच है, ये शाखा है, और इसको पास बोलते हैं, यानी लूप कहलाता है ये, है ना। ये क्या कहलाता है दोस्तों? लूप कहलाता है। चित्र से आपके समझ में आ गया होगा। नोड एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पर 2 से अधिक शाखाएं मिली होती हैं, मतलब तत्व जुड़े होते हैं। शाखा क्या है? एक ऐसी शाखा एक एकल घटकों का समूह है जो 2 नोड के बीच जुड़ी होती है। 2 नोड के बीच शाखा जुड़ी होती है। लूप क्या है? परिपथ में किसी भी नज़दीक पथ को पास कहा जाता है। कोई भी नज़दीक पथ है उसे पास कहते हैं। जलाच्छी एक तरह का पास ही होता है, लूप ही होता है जिसके अंदर पास नहीं होता। लेकिन हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जलाच्छी पास है, लेकिन सभी पास जलाच्छी नहीं होते हैं। ये पूछ सकता है, मगर ये 3 महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया। 10 वोल्ट यहाँ है, 4 वोल्ट इसको यहाँ पर आउटपुट में मिला, और एक लोड लगा दिया गया 2 ओम का प्रतिरोध। करेक्ट है। प्रश्न ने पूछा है कि आई की गणना कीजिए, करंट कितनी होगी यहाँ पर, है ना। तो आपको बताना है कि करंट की गणना मतलब कैसे करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 3 एम्पियर होगा। कितना होगा? 3 एम्पियर। वो कैसे? देखिए, ध्यान रखिएगा। AB के बीच में जो वोल्टेज है BA माइनस BB कर देंगे, ठीक है। यानी 10 - 4 यानी 6 वोल्ट ये आ गया। और I बराबर 6/2 कर देंगे, यानी कि हमारा
3 एम्पियर करंट आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए परिपथ में ए बी पर समायोजित 2 ओम प्रतिरोधक में उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। 2 ओम में पी का मान हमें निकालना है। तो 2 ओम में पी का मान पता करना है। 32 वाट, 16 वाट, 0 वाट या 8 वाट। दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 0 वाट। कैसे होगा देखिएगा, इसको P2 कर देते हैं। P2 ओम बराबर P बराबर आई स्क्वायर R होता है, तो इसको कर देते हैं आई स्क्वायर 2 ओम इंटू R। करेक्ट। तो देखिए KCL के अनुसार अब यहाँ KCL लागू हो जाता है, बटे 2 प्लस V बटे 2 प्लस V माइनस, एक सेकंड मैं थोड़ा इसको अच्छे से कर देता हूँ, V माइनस 6 बटे 2 प्लस V बटे 2 प्लस V माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 3V बराबर 18, तो V बराबर 6। अब ये 6 आ गया। अब करंट निकालना है, तो देखिए आई ए बी बराबर 6 माइनस V बटे 2, यानी 6 माइनस 6 बटे 2 यानी 0 एम्पियर हमारी करंट हो गई। अब P2 ओम बराबर 0 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 0 यहाँ पर वाट हमारी शक्ति हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा लंबा है, समय नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा समझिएगा, अच्छे से करिएगा तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, हम अलग से इसका सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हर बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। आपने दोस्तों को शेयर करिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs है। यदि आप इसमें कुछ अच्छा नंबर पा रहे हैं, यानी आपका पढ़ाई का स्तर काफ़ी बेहतरीन है। आप लोग मजाक में ITI को या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम को आप हल्के में मत लीजिए, है ना। नीचे दिए गए चित्र में V1 प्लस 20 वोल्ट है, दर्शाए गए तत्व के लिए V2 का मान क्या होगा, है ना। V1 में 20 वोल्ट है, तो V2 में कितनी वैल्यू होगी, प्लस 20 होगी, 10 ही होगी, माइनस 20 होगी या माइनस 10 वोल्ट होगी। दोस्तों आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है 20 वोल्ट। इसमें भी कितनी होगी, प्लस 20 वोल्ट होगी। जब सीरीज में 2 या 2 से अधिक वोल्टेज स्रोत को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे मैंने सीरीज में एक वोल्टेज स्रोत ये है, दूसरा वोल्टेज स्रोत ये है, तीसरा वोल्टेज स्रोत ये है ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। ये सीरीज में जुड़ गया, तो यानी VT का मान कितना हो जाएगा, V1 धन V2 धन V3। ये हो गया इसका सूत्र। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, V1 और V2 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी V2 बराबर माइनस V1 इक्वल टू माइनस 20 वोल्ट, है ना। एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। यदि यहाँ पर प्लस 20 है तो यहाँ पर माइनस 20 होगा, है ना। यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक स्टार परिपथ में R/2 प्रतिरोध का तत्व है समतुल्य डेल्टा तत्व। ये तो हमने बता चुके हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए स्रोत एक यहाँ पर देख रहे होंगे, ये चित्र है, ये क्या है, धारा नियंत्रण वोल्ट स्रोत है, वोल्टेज नियंत्रण धारा स्रोत है, वोल्टेज नियंत्रण वोल्ट स्रोत है या धारा नियंत्रण धारा स्रोत है। ये वोल्टेज नियंत्रण धारा स्रोत कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज नियंत्रण धारा स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर्टन प्रमेय में नॉर्टन धारा की गणना करने के लिए भार टर्मिनल को खाली स्थान में उपयोग किया जाता है। नॉर्टन प्रमेय आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। लघु परिपथ, यानी लघु परिपथ में नॉर्टन प्रमेय इतना याद कर लीजिएगा, नॉर्टन प्रमेय में जो धारा की गणना की जाती है वो शॉर्ट सर्किट में किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। यह बताता है कि किसी भी रैखिक द्विपार्श्विक नेटवर्क के एक समतुल्य परिपथ में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे नॉर्टन परिपथ के नाम से जाना जाता है ना। समानांतर परिपथ होता है। नॉर्टन समतुल्य परिपथ आरेख दिया गया है। उपयुक्त आकृति नॉर्टन का भार
लोड करंट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट परिपथ बनाकर प्राप्त किया जाता है। लोड करंट जो है शॉर्ट सर्किट करने पर ही प्राप्त की जाती है, ही नॉर्टन प्रमेय कहलाती है। अगला प्रश्न है 2 ओम समानांतर प्रतिरोध के साथ 5 एम्पीयर धारा स्रोत 2 ओम सीरीज में परिपथ के साथ खाली स्थान वोल्टेज स्रोत के बराबर होता है। 10, 2, 2.5 या 5। आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। 10 वोल्ट। कितना? 10 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के बराबर होता है। ये कैसे आया? यहाँ पर I का मान दिया है 5 एम्पियर, R का मान दिया है 2 ओम, तो V बराबर IR यानी 2 गुणे 5 बराबर 10 वोल्ट। ठीक है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है दोस्तों, आप लोग खुद उसको कठिन बना देते हैं। RL में अधिकतम शक्ति स्थानांतरण वोल्टेज पथ के मामले में है खाली स्थान। अरे ये प्रश्न ही ऐसे होगा कि कई बच्चे घबरा गए कि सर ये क्या प्रश्न दे दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2.5 वोल्ट होगा। अब वो कैसे, देखिए VL बराबर VS/2 ऐसे कर देना, सप्लाई वोल्टेज का डिवाइड बाई 2 यानी 5/2 यानी 2.5 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वोल्टेज स्रोत श्रेणी में जुड़े हैं जैसे चित्र में दिखाया गया है। टर्मिनल ए बी के बीच परिणामी वोल्टेज है, ए और बी के बीच परिणामी वोल्टेज कितना? बहुत ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ सेल इस तरह से जुड़े और कुछ सेल इस तरह से जुड़े, है ना, ये मतलब KCL का नियम लागू हो रहा। अब जो सेम डायरेक्शन में है उनको एक तरफ और जो अलग हैं उनको दूसरी तरफ आप कर लीजिए। मतलब आपको कैसे करना पड़ेगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हम बता देते हैं 5 वोल्ट होगा, है ना। क्या होगा? 5 वोल्ट। कैसे? VAB बराबर, मतलब AB के बीच में जो वोल्टेज है वो है 12 -5 -8 +6। ये मैंने क्या लगा है, जो अंदर की ओर है उन्हें हम प्लस किए हैं, जो बाहर की ओर है उन्हें हमने माइनस कर दिया, तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 वोल्ट। समझ में आ गया होगा, इतना कठिन बिल्कुल ना है ना। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 ओम को इन दोनों को पैरेलल में और ये दोनों आपस में पैरेलल में, जो पैरेलल में है आप उसको 1/10 + 1/40 से कर लीजिए, है ना। 1/10 और 1/40 से करने के बाद जो रेजिस्टेंस आए फिर आप 1/5 1/20 कर दीजिए। जो रेजिस्टेंस दोनों को श्रेणी में जोड़ दीजिए। जैसे 1/10 और 1/40 करेंगे तो 8 ओम इसमें आ जाएगा, और जब आप 1/5 1/20 करेंगे, 1/5 धन 1/20 कर देंगे तो यहाँ पे 4 ओम ये आ जाएगा। 8 और 4 जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चों। अब आपके सामने एक प्रश्न है, ये एक इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर का क्या नाम है दोस्तों, है ना। ये किस प्रकार का इंसुलेटर है, आप हमें इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं, घबराते हैं बताने से। ये पिन है, डिस्क है, साइकिल है, कौन सा इंसुलेटर है ये आपको बताना है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये आप देख रहे होंगे एक उपकरण, इस उपकरण का क्या नाम है ये भी बताएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कोई मोटर है 2 किलोवाट है, वो 2.5 एम्पीयर करंट लेगी और 1 mm² तक की आप केबल इस्तेमाल कर सकते हो। 1.5 किलोवाट के लिए 3 एम्पीयर करंट होगी और 1 mm² केबल इस्तेमाल कर सकते हो। 2.2 के लिए 4.4 एम्पीयर की करंट होगी, मतलब जस्ट डबल आप करते जाइएगा, है ना। डबल करंट, जितने किलोवाट की मोटर है उसका डबल आप करंट कर दीजिएगा। फिर 1 mm 1 mm 1.5 mm 2.5 mm, मतलब इसको आपको इस डाटा को लिख लेना। कहीं भी आपको से बच्चों प्रश्न पूछा जाए आप इस डाटा के माध्यम से बता सकें, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात आपके सामने रही। आज हमने काफ़ी चीज़ें अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। थोड़ा कठिन प्रश्न है जिसे आप लोग घबरा जाते हैं, घबराइए नहीं, इन्हीं को पढ़ना, इन्हीं में आपके परसेंटेज खींचते। बाकी छोटे मोटे प्रश्न तो सभी लोग आंसर दे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।